डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। यूपी में लोकसभा चुनाव के बाद पहला विधानसभा सत्र आज से। आपको बता दें, मानसून सत्र में भाजपा को अपनों से खतरा, आरक्षण, संविधान पर घेरेगा इंडी गठबंधन। सावन का दूसरा सोमवार आज विश्वनाथ धाम में बाबा के गौरी शंकर स्वरूप का होगा श्रृंगार। काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने सारी तैयारी कर ली पूर्ण। लोकसभा में आज बजट पर बोल सकते हैं राहुल गांधी। संबोधन के लिए जोर पकड़ रही कांग्रेस सांसदों की मांग। सपा मुखिया अखिलेश यादव का उपचुनाव से पहले ब्राह्मण कार्ड माता प्रसाद पांडे को बनाया नेता प्रतिपक्ष। यूपी में कांवड़ रूट पर एटीएस तैनात, ड्रोन से निगरानी। मुजफ्फरनगर एसएसपी ने कहा हालात सेंसिटिव, हमले का भी खतरा। 2 अगस्त तक स्कूल कॉलेज बंद। बनारस कोठी और रिवर पैलेस पर 7 घंटे चला बुलडोजर। 150 मजदूरों ने कमरे, बाथरूम, मेन गेट, सीढ़ी तोड़ी। 90 कमरों का 5 मंजिला होटल अवैध। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। इस बीच वाराणसी से अहम खबर सामने आ रही है। सावन मास के दूसरे सोमवार पर आज भारी भीड़ देखने को मिल रही है। आपको बता दें, विश्वनाथ धाम में भक्तों का सैलाब उमड़ा है। सावन का आज दूसरा सोमवार है और बाबा के गौरी शंकर स्वरूप का आज श्रृंगार होना है, जिसके दर्शन के लिए भक्तों का सैलाब काशी विश्वनाथ मंदिर में आज उमड़ा है। काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने तैयारियां हालांकि पूर्ण की हैं। विश्वनाथ धाम में आज भक्तों का सैलाब देखता बन रहा है। बाबा के गौरी शंकर स्वरूप का आज श्रृंगार होना है और ऐसे में जो शिव भक्त हैं उनका पहुंचना जारी है और काशी विश्वनाथ में शिव भक्तों की बाढ़ सी नजर आ रही है। मंदिर में प्रवेश को लेकर नए नियम भी बनाए गए हैं। वाराणसी से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। श्रावण मास में भगवान शिव को समर्पित लगातार कांवड़िए अपने भक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। अपने आराध्य के लिए जलाभिषेक के लिए आपको बता दें, हरिद्वार से जल लेकर अपने आराध्य देव शिव को जलाभिषेक करने की एक तरफ तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम वाराणसी की बात कर रहे हैं, जहां काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रशासन ने तैयारियां पूर्ण की हैं। आज गौरी शंकर स्वरूप का श्रृंगार हुआ है। आप तस्वीरें साफ तौर से देख पा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको काशी विश्वनाथ धाम से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां भगवान शिव के गौरी शंकर स्वरूप के दर्शन करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी है, भक्तों का सैलाब उमड़ा है। ये सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। काशी विश्वनाथ धाम से ये सीधी तस्वीरें। बाबा शिव के गौरी शंकर स्वरूप के दर्शन के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ा है और ये सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बाबा शिव का आज गौरी शंकर स्वरूप का श्रृंगार होना है और जिसके दर्शन के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ा है। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। काशी विश्वनाथ धाम से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बाबा के गौरी शंकर स्वरूप का आज श्रृंगार होगा और जिसके उस दृश्य के साक्षी बनने के लिए, अपने नजरों से निहारने के लिए बाबा के श्रृंगार को भक्त दूर दूर से बाबा के धाम पहुंच रहे हैं और बाबा के गौरी शंकर स्वरूप के दर्शन करने, एक झलक पाने के लिए आतुर नजर आ रहे हैं। और अब बात करते हैं यूपी विधानसभा का, जो आज से सत्र शुरू हो रहा है। यूपी विधानसभा का आज से मानसून सत्र शुरू हो रहा है। सदन में उठेगा सूखा, बाढ़, बिजली का मुद्दा। सदन को मिला है नया नेता प्रतिपक्ष। आपको बता दें, नेता प्रतिपक्ष के साथ सत्र के हंगामेदार होने की उम्मीद है। सर्वदलीय बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच चर्चा हुई है। सदन में जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने की अपील भी की गई है। तो आपको बता दें कि आज से उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है और मानसून सत्र काफी हंगामेदार होने के आसार हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की जो मौजूदा सरकार है वो अपनों के सवालों से घिरी हुई है, दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव में अच्छे नतीजों के साथ विपक्ष के भी हौसले बुलंद हैं और विपक्ष पूरी तैयारी के साथ सरकार के साथ
दो दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी की सूबे में सरकार है, ऐसे में कई जो विधेयक हैं सदन पटल पर रखे जा सकते हैं और जिसको देखते हुए हंगामे के भी आसार नजर आ रहे हैं। सदन में बाढ़, बिजली, पानी और तमाम ऐसे मुद्दे हैं, शिक्षा, बेरोजगारी, ऐसे तमाम मुद्दे उठने की संभावना है। साथ ही विपक्ष के तेवर भी देखने को मिल सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष भी विपक्ष को मिल चुका है। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी ने माता प्रसाद पांडे, जो कि काफ़ी अनुभवी हैं, 7 बार के विधायक हैं और 2 बार स्पीकर भी रह चुके हैं मुलायम सिंह सरकार में, और अखिलेश की सरकार में वो स्पीकर रह चुके हैं। तो अखिलेश यादव ने ब्राह्मण कार्ड खेलते हुए उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया है। और विपक्ष की अगर बात की जाए तो विपक्ष पूरे विश्वास के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस बार मानसून सत्र में सरकार का सामना करने के लिए तैयार है। तो आज से मानसून सत्र की शुरुआत होगी। आपको बता दें 2 अगस्त तक ये मानसून सत्र चलेगा। सदन को नया नेता प्रतिपक्ष मिला है। कौशलेंद्र उपाध्याय हमारे संवाददाता इस खबर पर विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, आज से मानसून सत्र का आगाज हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है प्रदेश में। सरकार एक तो अपनों से ही घिरी हुई है, तमाम कयासों का बाजार जारी था और इन्हीं कयासों के बीच अब सदन की शुरुआत हो रही है, मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है। दूसरी तरफ विपक्ष जो है वो लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है और विपक्ष को नेता, आपको बता दें सदन को नेता प्रतिपक्ष भी मिल चुके हैं। कैसा सदन रहने की उम्मीद है आपको? देखिए, आपको बताएं कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में माता प्रसाद पांडे को समाजवादी पार्टी ने जिम्मेदारी दी और वहीं भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी कला की वजह से जो मानसून सत्र शुरू होगा उसमें नेता विपक्ष के तौर पे जब माता प्रसाद पांडे बैठेंगे, अभी तक की सीट पे अखिलेश यादव बैठते, लेकिन आज जो मानसून सत्र है क्योंकि बाढ़ और उसके बाद बिजली, तमाम ऐसे मुद्दे हैं, महंगाई, कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष आज प्रदर्शन करने के आसार दिख रहे हैं कि विपक्ष प्रदर्शन करेगा और अपनी ताकत का आसार दिखाएगा। वहीं सरकार के पास भी तमाम जो योजनाएं हैं, जो बाढ़ नियंत्रण के पास जो लेखा जोखा पूरा है, कितने लोगों को मदद पहुंची है, उसको के जवाब देने के लिए भी तैयार होना होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज पहला दिन है, तो जो पूर्व सदस्य यहाँ के रहे हैं विधानसभा के, अगर उनके निधन के बाद हो सकता है कंडोलेंस हो या फिर हंगामे के देखते हुए सरकार कोई एक नया पैतरा चले, तो वो सब भी देखने लायक है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये होगी कि जो आज पहली बार जब नेता प्रतिपक्ष है माता प्रसाद पांडे, क्योंकि उसी सदन में वो विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं और वो अब नेता प्रतिपक्ष के रूप में सामने होंगे, ये भी देखने वाली एक बात होगी। हाँ कौशलेंद्र, अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी जो है अपनों के ही सवालों में घिरी हुई है। अब इन्हीं सवालों के बीच पार्टी अब विधानसभा, आपको बता दें विधानसभा के मानसून सत्र में जा रही है। अपनों के भी सवाल उठेंगे और विपक्ष तो अपने फुल फॉर्म में नजर ही आएगा। ऐसे में सरकार के लिए तमाम असहज स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। देखिए, आपको बताएं कि लोकसभा चुनाव का जो रिजल्ट आया उसके बाद से देखिए विपक्ष मजबूत, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी डाउन हुई उसके बाद वो अपनों में ही घिर गई है। कहीं न कहीं अंदरूनी जो कला है वो दिल्ली तक पहुंची। इसको लेके विपक्ष तो मुखर हो गए हैं कि विपक्ष जो है सदन में कुछ जोर शोर से इस बात को उठाएगा कि जब सरकार अपनों से ही घिरी है तो क्या विकास का काम करेगी। तो इन सब चीजों को लेके विपक्ष तो मुखर पहले भी रहा है और वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जिस तरह से केशव मौर्य को जो है ऑफर, मानसून ऑफर देने की बात कह रहे हैं, तो ये भी सरकार को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि जब सरकार घिरती है तो विपक्ष मजबूत हो ही जाता है और उस पर तमाम तरह के सवाल उठाते हैं। लेकिन क्योंकि मानसून सत्र है, अनुपूरक बजट भी लाना है, तो इन सब चीजों को देखते सरकार अपना बचाव करेगी और किसी तरह चाहेगी कि अनुपूरक बजट पास हो जाए, उस पर चर्चा हो जाए और जो तमाम जो विधेयक हैं उसको भी पास कराने की पूरी कोशिश करेगी। हाँ कौशलेंद्र, इसे तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि
आज सदन की शुरुआत होगी, मानसून सत्र की आज से शुरुआत होगी और सदन में तमाम ऐसे मुद्दे उठाए जाने हैं जिसका सरोकार जनता से भी है और सदन इस बार काफी हंगामेदार होने के आसार हैं। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। बांदा में बिजली विभाग का बुरा हाल नजर आ रहा है। केबल बदलने के नाम पर 4 दिन से लाइट गायब रहती है। बिजली विभाग के अधिकारी फोन तक नहीं उठाते हैं। राज्य मंत्री के सख्त तेवर के बाद भी विभाग का रवैया नहीं बदला है। बिना पैसे के काम नहीं होता है। आपको बता दें, कनेक्शन जोड़ने का काम भी बिना पैसे का नहीं होता है। बांदा में बिजली विभाग से जनता त्रस्त नजर आ रही है। अवैध कमाई का अड्डा बना हुआ है बांदा का बिजली विभाग। तो बांदा से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहा है। भीषण गर्मी में एक तरफ लोग जहां गर्मी से परेशान हैं, वहीं बिजली विभाग भी एक तरफ भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त है बांदा का बिजली विभाग, और लाइट का भी आंख मिचौली का खेल लगातार चल रहा है। बांदा में बिजली विभाग का बुरा हाल नजर आ रहा है। आपको बता दें कि केबल बदलने के नाम पर 4 दिन से लाइट गायब है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं भीषण गर्मी में लोगों का क्या हाल होता होगा। तो बांदा का बिजली विभाग नाकारा साबित हो रहा है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। राजधानी दिल्ली में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में जलभराव के कारण 3 स्टूडेंट की दर्दनाक मौत हो गई। आज के न्यूज की टीम ने कानपुर के काकादेव कोचिंग मंडी में कोचिंग की व्यवस्थाओं पर रियलिटी चेक किया। के न्यूज की टीम एक कोचिंग के बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में पहुंची और वहां स्टूडेंट की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान देखने को मिला कि बेसमेंट में जलभराव के लिए जेट पंप की व्यवस्था की गई, जिससे जलभराव होने पर पानी को निकाला जा सके। वहीं आग से निपटने के लिए यहाँ पर फायर सेफ्टी देखने को मिली है। वहीं के न्यूज से बातचीत में एक छात्रा ने बताया कि उसने दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग पढ़ी है, जहां यह हादसा हुआ है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में जलभराव कारण 3 स्टूडेंट्स की मौत हो जाती है। इस वक्त हमारे साथ एक स्टूडेंट है जिन्होंने दिल्ली के राजेंद्र नगर में पढ़ाई करी है। उनसे वहाँ के कोचिंग सेंटर के बारे में हालचाल जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रियंका। प्रियंका जी, आप वहाँ पढ़ी हुई हैं दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में, जहाँ एक हादसा हुआ, क्या कुछ कारण हो सकता है इस हादसे का? मुझे लगता है कि वहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए कुछ भी फैसिलिटीज़ नहीं है। जैसे और कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में स्टूडेंट यूनियंस हैं, उनके इश्यूज रेज करते हैं, लेकिन जहाँ पे सिविल सर्विसेज के सारे एस्पिरेंट्स की कम्युनिटी रह रही है, राजेंद्र नगर, करोल बाग, पटेल नगर, वहाँ पे कोई भी रेगुलेशन या उनकी प्रॉब्लम सुनने वाला कोई नहीं है। लोग रेंट मांग रहे हैं अपनी मर्जी का, ब्रोकर्स अपने हिसाब से कितना भी ब्रोकरेज मांग रहे हैं, लाइब्रेरीज में भीड़ है। एक एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की एक एक क्लास में 300 से 400 इवन 500 तक बच्चे होते हैं। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि एक सिंगल गेट से इतने बच्चे बाहर कैसे निकलेंगे अगर कोई ऐसा डिजास्टर हो जाता है। ओल्ड राजेंद्र नगर में यह हादसा हुआ है, वहाँ पढ़ी हुई है, क्या लग रहा है बेसिक प्रॉब्लम क्या है वहाँ पे? जो बेसमेंट बने हैं वो क्या वहाँ पे सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं, किस तरीके की? जी, मुझे एक प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि ओल्ड राजेंद्र नगर जो मेन लेन है जहाँ पे सारी कोचिंग्स हैं, जिसे कोचिंग मंडी बोलते हैं, वहाँ पे वाटर लॉगिंग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मतलब हर बार बारिश में जब बारिश होती है इस सीज़न में, तो कमर तक या घुटनों तक पानी इजीली एक बारिश में भर जाता है। तो आप इसी से समझ लो कि बेसमेंट में अगर कोई चीज़ है तो पानी तुरंत नीचे अंदर आएगा। और इसलिए ऐसा है कि एक तो एग्जाम्स भी पास आ रहे हैं और वहाँ पे रहने की फैसिलिटी स्टूडेंट्स की बहुत अच्छी नहीं है, तो ज़्यादातर टाइम लाइब्रेरीज में स्पेंड करते हैं। तो ये एक रीज़न हो सकता है कि ज़्यादा भीड़ की वजह से और इम्प्रॉपर फैसिलिटीज़ की वजह से वो नहीं निकल पाए। क्या वहाँ वाटर पंप वगैरह नहीं लगे हैं बेसमेंट में, जो जैसे अब जिस तरीके के हादसे हो जाते हैं तो वहाँ पे बच्चों को क्योर करने के लिए? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट बहुत सारी लाइब्रेरीज में इवन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो भी नहीं है, पर स्टूडेंट्स की मजबूरी है कि उन्हें पढ़ना पड़ता है वहाँ जा करके, क्योंकि आप रेंट एक तो आप इतना ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, फिर उस पर इलेक्ट्रिसिटी या गर्मी इतनी है तो एसी का मीटर जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो अपनी मर्जी से चार्ज करते हैं, तो उनके एक्सपेंसेस इतने बढ़ जाते हैं कि उनकी मजबूरी है लाइब्रेरीज में पढ़ना। तो ये स्टूडेंट हैं प्रियंका, जिन्होंने दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में पढ़ाई की। इनका कहना है कि वहाँ पर जो कोचिंग संचालक हैं उन्होंने बच्चों के लिए कोई भी फैसिलिटी नहीं दी है
पानी जिस तरीके से वहाँ पे एक हादसा हुआ है जिसमें 3 स्टूडेंट्स की मौत हुई है वो कहीं ना कहीं दुखद भी है। इनका कहना है कि स्टूडेंट्स के लिए वहाँ पर के कोचिंग संचालकों को सुविधाएं भी देनी चाहिए। कानपुर से कौस्तुभ मिश्रा के लीजिए। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में जल भराव कारण 3 स्टूडेंट्स की मौत हो जाती है। इस वक्त हमारे साथ एक स्टूडेंट है जिन्होंने दिल्ली के राजेंद्र नगर में पढ़ाई करी है। और इस बीच लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष की बड़ी रणनीति सामने आई। आपको बता दें, लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, सदन में कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरेगी सपा। सपा के सदस्य आमजन के मुद्दों को भी उठाएंगे। इस वक्त ये बड़ा अपडेट आपको दिखा रहे हैं। सपा दोनों सदनों में नहर पानी का मुद्दा भी उठाएगी। दोनों सदनों में नहर पानी का मुद्दा समाजवादी पार्टी उठाएगी। आमजन से जुड़े मुद्दों को समाजवादी पार्टी की तरफ से आज से मानसून सत्र में उठाया जाएगा। बिजली आपूर्ति को लेकर किसानों के दर्द को भी सदन में उठाया जाएगा। बजट में यूपी को पर्याप्त भागीदारी न मिलने का भी मुद्दा उठेगा। तो कांग्रेस भी बाढ़, सूखा और किसानों के मुद्दे को उठाएगी। तो लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे, विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष की बड़ी रणनीति सामने आई है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। कानपुर शहर में सीडीओ पद पर सेवाएं दे चुके 2018 बैच के आईएएस अफसर सुधीर कुमार को नगर निगम में नगर आयुक्त का कार्यभार सौंपा गया है। नगर आयुक्त का कार्यभार ग्रहण करने के बाद के न्यूज संवाददाता सारिका गुप्ता ने आईएएस सुधीर कुमार से खास बातचीत की है। आइए उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। के आईएएस अफसर सुधीर कुमार जी को नगर आयुक्त जी का कार्यभार मिल गया है और उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, कार्यभार आपने ग्रहण कर लिया है, काफ़ी बैठकें भी कर रही हैं, पूरे शहर से भी आप ऑलरेडी से परिचित थे क्योंकि सीडीओ पद पर भी रह चुके हैं। तो अब आपकी नगर आयुक्त बनने के बाद क्या प्राथमिकताएं हैं? देखिए, कानपुर एक पूरे भारतवर्ष का ऐतिहासिक और औद्योगिक शहर है। मेरी नगर आयुक्त के रूप में यही प्राथमिकता रहेगी कि कैसे कानपुर के विकास को मैं आगे बढ़ाऊँ, शहर को एक स्वच्छ और सुंदर बनाऊँ। कानपुर क्योंकि स्मार्ट सिटी भी है तो हमें शहर को स्मार्ट बनाना है और यहाँ के लोगों को जागरूक करना है। जैसे हम देखते हैं कि इंदौर की आज हम बात करते हैं कि पूरे शहर, पूरे वर्ष में, पूरे भारतवर्ष में इंदौर नंबर 1 पर है। ऐसे कानपुर नंबर 1 बनाना है, स्वच्छता के मामले में भी और बाकी विकास के मामलों में भी। सर, कानपुर शहर में काफ़ी समस्याएं हैं, जल भराव की हो या फिर अतिक्रमण की हो, तो इन सब समस्याओं को किस तरीके से देखते हैं? क्या कुछ नए प्रोजेक्ट लेकर आए हैं? अभी 3 दिन में मैंने जो स्टडी किया है, कानपुर में जल भराव और सीवेज की समस्या है, तो कैसे हम जो हमारे नाले हैं उनको आपस में कनेक्ट करें और सीवेज समस्या समाप्त करें, इस पर हम पूरी प्लानिंग कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है अगले 1 साल के अंदर इसमें हम काफ़ी अच्छा कार्य करेंगे। सर, नगर निगम में काफ़ी अखाड़े जैसा सीन भी क्रिएट हो जाता है क्योंकि एक तरफ महापौर के पार्षद होते हैं और एक तरफ अधिकारी होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कुछ करेंगे? देखिए, अगर हमें विकास को आगे बढ़ाना है तो जनप्रतिनिधि और अधिकारी दोनों साथ मिलकर कार्य करेंगे। शहर के विकास के लिए जो नए नए हमें प्रोजेक्ट्स लेकर आने हैं उसमें आपसी सामंजस्य होगा, सभी आपसे बातचीत करेंगे, उसके बाद ही हम कुछ नए काम शामिल करेंगे और मेरा मानना है कि एक अच्छा कोऑर्डिनेशन रहेगा तो एक स्वस्थ माहौल रहेगा सबके काम करने के लिए। सर, पार्षद जो हैं कभी कदार हल्ला बोल देते हैं, तो ऐसी कोई सिचुएशन अगर होती है तो फिर किस तरीके से उसको हैंडल करेंगे? मेरा मानना है कि सब अगर आपस में बैठ के बातचीत करेंगे तो सबके जो भी ग्रीवांस हैं सबके समय पर रिड्रेसल हो, उसके बाद ये समस्या नहीं आने पाएगी और फिर भी कुछ ऐसी आती है उसको टाइम टेकअप करेंगे। सर, बहुत सी समस्याएं हैं, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं क्योंकि कानपुर शहर में तो सबसे बड़ी समस्या जो है वो अतिक्रमण की है। उसको लेकर निगेटिव पॉजिटिव काफ़ी लोग आपके पास आते हैं, उनको नेताओं से भी सपोर्ट मिल जाता है लेकिन अधिकारियों के ऊपर जिम्मेदारी फिर डाल दी जाती है कि उन्हीं का दोस्त था। तो ऐसी सिचुएशन में क्या कुछ करेंगे और जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो क्या होने वाली है इतनी सारी समस्याओं के बीच में? देखिए, जब से स्मार्ट सिटी मिशन आया 2016 से, तो निश्चित रूप से पिछले 10 वर्ष में कानपुर ने काफ़ी प्रगति की है। आज आप देखते हैं कि कानपुर में काफ़ी अच्छे मल्टीपर्पज़ हॉल्स बन चुके हैं। जो ट्रैफिक कंजेशन की बात करें वहाँ पर भी काफ़ी सुधार हुआ है। अतिक्रमण एक मेन इश्यू है, उसी कारण मेन ट्रैफिक जैम लगता है, तो उस पर हमारा फोकस जरूर रहेगा कि जो अवैध अतिक्रमण है रोड साइड का उसको हम हटाएँ। अब अतिक्रमण हटाना मेरे मुख्य बिंदु में से एक रहेगा, लेकिन जो मेरी मेन प्रायोरिटी रहेगी वो शहर का ग्रीन कवर बढ़ाना और कैसे हम शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाएं, उस पर सबसे मेरा मेन प्रायोरिटी फोकस रहेगा। तो ये थे हमारे साथ नगर आयुक्त सुधीर कुमार जी, जिनकी प्रायोरिटी जो है वो अतिक्रमण हटाना है, ट्रैफिक सुधारना है और उसके साथ साथ ग्रीनरी यानी कि कानपुर शहर में पेड़ों को अधिक से अधिक लगाकर कानपुर शहर वासियों को शुद्ध वातावरण मुहैया कराना है। कानपुर से के न्यूज़ के लिए रवि के साथ सारिका गुप्ता की रिपोर्ट।
तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक रिश्तों में लाए डबल चमक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।